हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। अब जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्ड के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। एंडो का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इनसाइड के लिए, प्लाज्मा का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्म के लिए और रेटिकुलम का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है और आगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो वो एक्सटेंड होता है। अब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे ये आपके पास जो वो एक सेल है, ठीक है। इस सेल में ये सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री आपको नज़र आती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो आपको एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रही है लेकिन आगे वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो एक्सटेंड हो रही है, इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक सेल के साइटोप्लाज्म और एक सेल के न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म और सेल के न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म्स के दरमियान जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकें। अब हम सबसे पहले डिस्कवरी की बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है पोर्टर, उसने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन की बात करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें एक तो प्रोटीन होती है, इसके अलावा इसमें लिपिड होता है और इसके अलावा इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी होते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे जो मेन पार्ट है वो है सिस्टर्ने, ठीक है। सिस्टर्ने क्या है? सिस्टर्ने को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सिस्टर्ने। द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सिस्टर्ने। ये आपके सामने जो है वो सिस्टर्ने की डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो सिस्टर्ने होते हैं ये आपके पास लॉन्ग होते हैं, फ्लैटेड होते हैं, ट्यूब लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये सिस्टर्ने एक दूसरे के साथ पैरेलल मैनर में जो है वो एक दूसरे के साथ रन करती हैं और ये अनब्रांच होती हैं। इनसे आप देखें किसी किस्म की कोई भी जो है वो ब्रांच निकली हुई आपको नज़र नहीं आएगी। और ये जो आपको जो इस सैक लाइक ट्यूब्स के अंदर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है इस स्पेस को हम नाम देते हैं ल्यूमेन। और ये जो ल्यूमेन है ये वो रीजन है जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो प्रोटीन बनती है और जो फर्स्ट प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है। अब उसके अलावा हमारे पास जो सिस्टर्ने है ये उन सेल के अंदर पाया जाता है जो सेल किसी ख़ास किस्म के केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा हमारे पास जो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रेटिकुलम की वो टाइप है जिसके साथ जो है वो राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं और राइबोसोम के अटैच होने की वजह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप है ये ग्रैनुलर और रफ इन फॉर्म में अपीयर होता है। और दूसरी टाइप आपके पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम की वो टाइप है जिसकी मेम्ब्रेन के साथ किसी किस्म की कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते और इस तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो आपके पास जो है वो रफ टाइप की होती है। अब जिस तरह आपके सामने ये एक डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखें और ये आपके पास जो है वो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से जो है वो अराइज होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको कुछ जो है वो बीड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती हैं। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये आपके पास जो है वो राइबोसोम है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होंगे तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। और ये जो आपको रीजन नज़र आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी बीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो ऐसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप जिसके ऊपर राइबोसोम ना हो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अवे होता है, और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। अब हमारे पास आमतौर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक ही सेल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अपनी जगह है कि बाज़ टाइम जो है वो किसी एक सेल में इन दोनों में से कोई एक टाइप भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके ऊपर जो वो क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और इन राइबोसोम का काम क्या होता है कि प्रोटीन्स को बनाना, ठीक है। और जो प्रोटीन जो है वो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए बनेगी, वो प्रोटीन बनने के बाद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमन है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, और ये जो ट्रांसपोर्ट होने वाली प्रोटीन जो होगी इसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगा, और ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो मानी जाएगी। एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जो प्रोटीन बनती है वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, चाहे अगर आपके पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्यों ना बन रही हो। आप देखें हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, लेकिन जब वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बनेगी तो उस वक्त वो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगी। वो आगे जाके उसकी मॉडिफिकेशन होगी गाल्जी बॉडी के अंदर, जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहाँ से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लीव करेगी और आगे गाल्जी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी, उस पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ट्रांजिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन के ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका फंक्शन क्या होता है। अब हमारे पास पहला जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। मैंने अभी भी आपसे ये कहा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जब प्रोटीन बनती है तो वो प्रोटीन आगे फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए गाल्जी बॉडी की तरफ जो है वो वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो एक सेल के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है और इसके अलावा गाल्जी बॉडीज़ और लाइसोसोम, ये तीन जो है वो आपके पास सेल ऑर्गेनिज़ हैं जो आपके एक सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट मशीनरी बना रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ठीक है। जो हार्मफुल आपके पास जो ड्रग्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना जो है वो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये किसका फंक्शन होता है, ये आपके पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो फंक्शन होता है कि वो हार्मफुल पॉइजनस ड्रग्स को जो है वो डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि उसके जहरीले असर को जो है वो कम कर रहे होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो फंक्शन है वो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है ये भी काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात आपने याद रखनी है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल्स के अंदर पाया जाता है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। तो ये जो मसल्स हैं इन मसल्स में पाए जाने वाला जो सार्कोप्लाज्म है वो बेसिकली कैल्शियम को जो है वो क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। और वो जब उसमें से कैल्शियम जो है वो रिलीज होती हैं और वो कैल्शियम भी जो है वो फिर आगे जो है वो मसल्स की प्रोटीन के साथ अटैच होके नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड करती हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो फंक्शन है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म, और लिपिड मेटाबॉलिज्म भी ये फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कुछ सेल के अंदर जो है वो लिपिड को भी मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। और नंबर 5 पे लास्ट जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस ये फंक्शन होता है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और इन राइबोसोम की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक सेल के लिए जो है वो क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।